बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। नून लीग एक बार फिर कह रही है रोक सको तो रोक लो। अदालत ने दूसरी बार भी शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कई माह से नैब के मुकदमात में जेर हिरासत थे और कहने वाले ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की रहाई में हायल होने वाली कुव्वतें बिलाखिर नाकाम हो गई है। कई माह कैद में रखने के बावजूद नैब उन पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से ना अदालत को मुतमईन कर सकी, ना कोई ठोस सबूत पेश कर सकी, ना ही नैब गवाहान को पेश कर सकी। शहबाज शरीफ को नैब ने 28 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। शहबाज शरीफ की रिहाई को बहुत से हल्के मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं और कहने वाले कहते हैं कि हमजा शहबाज की रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की रिहाई मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा रिलीफ है। जिस तरह डस्का इलेक्शन 2 बार हुआ और 2 बार होने के बावजूद हुकूमत हार गई, इस तरह शहबाज शरीफ की जमानत भी 2 बार हुई है। इन दोनों महाज पर हुकूमत और उसके बयानिए को बुरी तरह शिकस्त हुई है। हुकूमत का मौकफ तो यह था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है। उनके खिलाफ शहजाद अकबर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागजात लहराते रहे, लेकिन ये कागजात कहाँ है? अदालत में ये शवाहद क्यों सामने नहीं आ सके? इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। हाँ साहब जब कंटेनर पर खड़े होकर नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया करते थे तो उस वक्त भी ये दावा किया करते थे कि उनके पास ठोस सबूत और शवाहद मौजूद हैं और हुकूमत के मातहत इदारे उन्हें मुजरम साबित करके सजा क्यों नहीं दिला पाए। अब ये कोई मुअम्मा नहीं रह गया कि महज इल्जामात का ढिंढोरा पीट कर सियासत चमकाई जा रही है और खान साहब ने 2-2.5 साल इसी बात में निकाल दिए कि अपोजिशन ने बहुत करप्शन की है और उनके खिलाफ बड़ा एविडेंस है। हुकूमत जो एक बहुत बड़ी ताकत है, ये एविडेंस, ये प्रोसिक्यूशन जो हुकूमत का काम होता है वो क्यों नहीं कर पाई। अब सियासी रहनुमाओं के खिलाफ नैब ने जितने मुकदमात बनाए हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं और हुकूमत का करप्शन के हवाले से बयानिया कमजोर पड़ चुका है। जब से ये तासुर मजबूत हुआ है कि नैब हुकूमत की ख्वाहिशात पर अमल कर रहा है और सिलेक्टिव एहतसाब कर रहा है, उसके बाद से एहतसाब के अमल से लोगों का यकीन वैसे ही खत्म होता जा रहा है। नैब की क्रेडिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल उठा चुकी है। अब कहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ और पीडीएम ने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब हार्ड लाइन ली थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ बैकफुट पर चले गए थे और उन्होंने खुद को नैब की तहवील में दे दिया। उन पर नवाज शरीफ से बगावत करके नई जमात बनाने के लिए कई बार दबाव डाला गया और बाद हुकूमती हल्के ये दावा करते रहे कि मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग शीन निकलेगी, लेकिन ये दावे दीगर दूसरे दावों की तरह नाकामी से दोचार हुए। अब शहबाज शरीफ की रिहाई से यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की जो सियासी ताकत है उसमें ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि अपोजिशन मजीद ताकत के साथ हुकूमत को काउंटर कर सकती है। अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम ने ईद के बाद लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में धरना देने का प्रोग्राम बना रखा है। अब पीडीएम के अपने अंदर इख्तिलाफात मौजूद है और पीपल पार्टी की तरफ से इस्तीफे ना दिए जाने के बाद पीडीएम खुद एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यह समझा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद पीडीएम दोबारा मजबूत होकर अपना एक्शन या अपना प्लान उस पर अमल करेगी। अब शहबाज शरीफ के बारे में एक और तासुर है और वो तासुर यह कि वो बहादुरी और इनकलाबी सियासत के ज्यादा कायल नहीं है। वो समझते हैं कि सियासी मामलात मिल बैठकर गुफ्तगू से हल किए जा सकते हैं, जिसे इन्वर्टेड कामा में लोग मुफाहमती सियासत कहते हैं। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा धड़ा शहबाज शरीफ की इस मुफाहमती सियासत का कायल है, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून में जो नजरिया है या जो बयानिया है वो इस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ का चल रहा है, तो जिन लोगों को उनके नजरिए से इख्तलाफ है वो इस इख्तलाफ के बावजूद नवाज शरीफ के नजरिए के साथ खड़े नजर आते हैं। और ये हैरानकुन बात है कि गुज़श्ता 4 साल से जिस तरह मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, मुकदमात बन रहे हैं और वो हुकूमत के जेर अताब नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नून में ना तोड़ फोड़ हुई है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, ना कोई बड़ा दड़ा बन के सामने आया। तो बाद सियासी तजिया निगारों के ख्याल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक बड़ा दड़ा मौजूद है जो नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता, मगर इसके बावजूद ना वो नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत पर आमादा है ना उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हुआ।
अब शहबाज शरीफ जो कि बुनियादी तौर पर एक ज़हीन आदमी हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि नवाज शरीफ को जेल की कैद से यानी खान साहब की एक ताकतवर हुकूमत ने उन्हें जेल में तो डाल दिया था, अब उन्हें निकाल कर ले जाया था, ले जाने वालों में शहबाज शरीफ का नाम आता है। लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को जेल की कैद से निकाल कर बैरून मुल्क पहुंचाया, तो उसमें उनका जो जहन है वो कार फरमा था। अब चूंकि शहबाज शरीफ इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों से अच्छी तरह वाकिफ है, जितने स्टेक होल्डर हैं वो सबके बारे में जानते हैं और वो सियासी रमूज से भी वाकिफ है, उनके बारे में ताकतवर हल्कों में पसंदीदा के जज्बात भी पाए जाते हैं और उनकी रसाई बहुत से ताकतवर हल्कों तक समझी जाती है। अब शहबाज शरीफ के बारे में कोई कुछ भी कहे, उनके बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं और खुद नून लीग के अंदर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि शहबाज शरीफ ने कभी भी अपने भाई से बेवफाई नहीं की, उनसे अलग होकर सियासत करने की कोशिश नहीं की, ख्वाह उन्हें कितने बड़े ओहदे की पेशकश क्यों ना की गई हो। शहबाज शरीफ कद्दावर लीडर हैं, उनके इंतजामी सलाहियतों और रियासती मामलात को चलाने का एक तजर्बा है और उस तजर्बे के पेश नज़र उन्हें प्राइम मिनिस्टर मटीरियल का आदमी समझा जाता है, यानी उनका नाम वज़ारत उज़्मा के लिए भी कंसिडर होता रहा है और अब भी किया जाता है। अब ऐवान में उनकी मौजूदगी से एक कद्दावर लीडर की मौजूदगी का एहसास होता रहा, तो हुकूमत ने इसी खदशे के पेश नज़र उन्हें ऐवान से दूर रखने की कोशिश की, ऐवान से बाहर रखने की कोशिश की। हाँ साहब ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई दूरियां खत्म करा सकता है तो वो शहबाज शरीफ है, और इसी खदशे या इसी खौफ की वजह से उन्हें जेल में या कैद में डाल दिया गया। मगर इसका नुकसान हुकूमत को भी हुआ है कि मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाल ली है और मुस्लिम लीग नून को एक नई लीडर मिल गई है जो क्राउड पुलर है, बाहिम्मत है और नर है। पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये दो मुस्लिम लीग नून को बुनियादी तौर पर लीड कर रहे थे और ये समझा जाता था कि अगर नवाज शरीफ नहीं है तो शहबाज शरीफ है, लेकिन अब मरियम नवाज ने अपनी एक वहां पोजीशन बना ली है। तो जितना टफ टाइम हुकूमत को मरियम नवाज ने दिया है शायद ही किसी और ने दिया होगा। तो जिनका यह ख्याल था कि शहबाज शरीफ को जेल में डालने से और मरियम नवाज को बाहर रखने से मुस्लिम लीग नून डिवाइड हो जाएगी और शहबाज शरीफ या उनके चाहने वाले मायूस हो जाएंगे, अलग ग्रुप बना लेंगे, तो वो लोग नाकाम हो गए। अब भी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमजा शहबाज और उसके बाद शहबाज शरीफ को रिहा करने से मरियम नवाज की ताकत और इख्तियारात में कमी आ जाएगी और मुस्लिम लीग नून में इख्तियारात का झगड़ा शुरू हो जाएगा। जबकि मेरा गुमान ये है कि उनको फिर मायूसी होगी, क्योंकि मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ की तरह क्राउड पुलर है और शहबाज शरीफ टेबल पर गुफ्तगू में महारत रखते हैं। और अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ की रसाई इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों तक है, जहां मेरा गुमान ये कि मरियम नवाज की शायद रसाई ना हो, तो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों तक दस्तरस रखना और फिर दूसरे का क्राउड पुलर होना, तो ये दोनों यानी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों मिलकर एक और एक 11 हो सकते हैं और मुखालफिन पर भारी पड़ सकते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया और उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर कर लिए। उन्हें 50 लाख के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया है। तो शहबाज शरीफ की ये दूसरी बार जमानत मंजूर हुई है। इससे पहले 14 अप्रैल को 2 रुकनी डिवीजनल बेंच ने शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन तहरीरी फैसले से कबल 2 रुकनी बेंच के एक जज जस्टिस असद जावेद ने इख्तलाफी नोट लिखा कि वो जमानत देने के हक में नहीं है। अदालत चूंकि शहबाज शरीफ को जमानत देने का फैसला सुना चुकी थी, इसलिए ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया गया, जिसके बाद 3 रुकनी बेंच को केस की समाअत का इख्तियार दिया गया। तो फाजल बेंच ने 2 रोज समाअत के बाद शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार डोगर के फैसले की लाज भी रख ली है और अदलिया की आजादी पर उठने वाले सवालात का जवाब भी दे दिया। अब 2 रुकनी डिवीजनल बेंच के फैसले के दौरान इख्तलाफी नोट सामने आने पर यह चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज हो गई है और बाज ताकतें शहबाज शरीफ की रिहाई नहीं चाहती, वो उन्हें जेल में देखना चाहती हैं। तो शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत के आगाज में नैब के वकील ने यह कहा कि शहबाज शरीफ के वकला ने कहा कि ऐसा नहीं देखा कि जमानत मंजूरी के बाद मुस्तरद हुई हो। उनके जो वकील है आजम नजीर ताड़र, उनका यह कहना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इस पर शहबाज शरीफ के वकील ने नैब के वकील को टोक दिया। तो अदालत ने रिमार्क्स दिया कि अगर दलाइल के लिए राजी नहीं
तो समाअत मुलतवी कर देते हैं, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नैब के वकील को केस पर दलाइल जारी रखने की हिदायत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 5 मुलजमान बेटे बेटियां मफरूर हैं। सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान, हारून यूसुफ, दामाद सैयद तार नकवी और अली अहमद मुलाजम मफरूर हैं। हाई कोर्ट ने नुसरत शहबाज को बदरिया वकील केस में शामिल होने की इजाजत दी है। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से नैब ने इख्तिलाफ नहीं किया। कॉल ऑफ नोटिस भिजवाए मगर किसी का जवाब नहीं दिया गया। वकील फैसल रजा बुहारी ने कहा कि 1990 में शहबाज शरीफ के असासे 21 लाख रुपए जाहिर किए गए। 1998 में 1 करोड़ 48 लाख रुपए। 2010 से 2018 तक मॉडल टाउन में घर को वज़ीर-ए-आला कैंप ऑफिस बना दिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख के असासे जाहिर किए गए। ये तमाम असासे 2005 के बाद बनाए गए। तो केस में दलाइल देते हुए नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमजा शहबाज के अकाउंट में दुबई और बरतानिया से 23 टीटीज आई, जिनके नाम से टीटी आई। उनका कहना था कि वो मुल्क से कभी बाहर गए ही नहीं, बाज का तो पासपोर्ट भी नहीं था। तो केस की समाअत में नैब प्रोसिक्यूटर ने जस्टिस असद जवेद घराल का फैसला भी पढ़ा, जिसमें लिखा था कि शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट में भारी रकूम की टीटीज आई, अरबों रुपए हमजा और सलेमान के जाती बैंक खातों में जमा कराए गए। तो अदालत ने लिखा कि शहबाज शरीफ का कुंबा फंड्स के जराये का जवाब पेश करने में नाकाम रहा। इस मौके पर शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर ताड़र ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने आमदन से जायद असासों का केस बनाया है। नैब ने अहले खाना को बदनीति से बेनामी करार दिया है। मौजूदा हुकूमत के सियासी असर रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की है। वकील आजम नजीर ताड़र ने कहा कि किसी एक गवाह या वादाबाग गवाह ने शहबाज शरीफ को गुनाहगार करार नहीं दिया। किसी ने नहीं कहा शहबाज शरीफ ने करप्शन की हो या रिश्वत ली हो। शरीफ फैमिली सनतकार है, बस में चीजें बेचने वाले नहीं है। तो आजम नजीर ताड़र ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 10 साल से जो तनख्वाह है वो अपनी खैरात की, मेडिकल जाती जेब से कराया। चीनी सब्सिडी में शहबाज शरीफ ने फैमिली की शुगर मिलों को 2 अरब का नुकसान पहुंचाया। तो अपनी शुगर मिलों को नुकसान पहुंचाने से उनकी जो है वो नेक नीति जाहिर होती है। शहबाज शरीफ के वकील ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 7 माह में सिर्फ एक बार प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ, वो भी सेनेट इलेक्शन के लिए। तो कल नामूस रिसालत पर जब बिल पेश होना था, इतना अहम लीडर था, इतना अहम दिन था, लेकिन बतौर अपोजिशन लीडर उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। तो शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि नैब शहबाज दौर की 56 कंपनियों की तहकीकात भी कर चुका है, तो उनके खिलाफ 1 रुपये की करप्शन भी सामने नहीं आई, जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। और अब कुछ बात करते हैं पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन की, जिनकी एक बार फिर साथियों समेत अदालत में एंट्री हुई। अदालत ने जहांगीर तरीन उनके बेटे की जमानत में 3 मई तक तोसी कर दी है। चीनी स्कैंडल के मरकजी किरदार जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल में FIA तहकीकात कर रही है। जहांगीर तरीन जमानत में तोसी के लिए अदालत में पेश हुए तो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। पिछले कई रोज से जहांगीर तरीन अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और खान साहब से मुलाकात पर इसरार कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ने कल रात अरकान असम्बली को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर रखा था, लेकिन उनको ये पैगाम दिया गया कि खान साहब से उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी, इसलिए उनको पावर शो करने की जरूरत नहीं, जिसके बाद ये इफ्तार डिनर मनसूख कर दिया गया। दूसरी तरफ तरीन साहब के हमायती वुज़रा खान साहब से जहांगीर तरीन की मुलाकात के लिए न सिर्फ लॉबिंग कर रहे हैं, बल्कि FIA की तफ्तीशी टीम को तब्दील करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। जहांगीर तरीन तफ्तीशी टीम के डायरेक्टर FIA लाहौर पर एतराज उठाए थे। तो डायरेक्टर FIA रिजवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ बहुत से एविडेंस हुकूमत को पेश किए और जरा ये कहते हैं कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के जो दरमियान मामलात है उनको फॉर्म तफहीम से हल किया जाए। अब बाद जरा ये दावा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन जब से सियासी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं तो उम्मीद ये की जा रही कि उन्हें इस मामले में NRO दे दिया जाएगा। तरीन साहब अपने साथियों के साथ जो पावर शो कर रहे हैं उसकी वजह से ही खान साहब ने तरीन साहब के साथ मुलाकात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और इस मामले को ख़त्म करने का जो है वो सिग्नल दिया, जिसका मतलब है कि खान साहब ने इस मामले पर यू टर्न लेने का फैसला कर लिया है और जहांगीर तरीन सियासी पावर शो का मुजाहरा करके रिलीफ लेने में कामयाब हो गए हैं। तो जहांगीर तरीन ने खान साहब से मुलाकात के हवाले से कल इफ्तार डिनर मनसूख किया और इस मौके पर उन्होंने मीडिया को बताया। उसके तारीख से एक दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी
यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। और रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप इस इफ्तारी को पोस्टपोन कर दें, आगे कर दें। मैंने सारे लोगों से अपने मशवरा किया, तमाम ग्रुप के लोगों से मशवरा किया और सबका ये ख्याल था कि अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से तो हम इसकी रुकावट ना बने और एक इफ्तारी है उसको हम आगे करते हैं। इफ्तारी तो हम जो मर्जी कर सकते हैं, इसलिए इस वजह से ये इफ्तारी जो है वो हमने आगे की। अब उसके बाद मुतवक्को है, मैं आपको ये ताज़ा बता रहा हूँ, मुतवक्को ये है कि ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। तो जहांगीर तरीन की जो मेहनत है वो रंग ला रही है, उनके साथियों की जो कोशिश है खान साहब पर दबाव डालने का। खान साहब भी कह रहे थे कि जी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और चीनी वाले कहते हैं कि हम बड़े पाक साफ हैं, तो उनका इशारा बुनियादी तौर पर जहांगीर तरीन की तरफ था। अब खान साहब की मजबूरी है कि उनकी हुकूमत इत्तेहाद पे खड़ी है और अगर वो इस मामले में जहांगीर तरीन गिल्टी है या नहीं है, अगर उस मामले में हुकूमत पेशकदमी करती है और तो उनका जो जहांगीर तरीन के करीबी लोग हैं वो हुकूमत से बगावत करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े नजर आते हैं। तो हुकूमत बुनियादी तौर पर इस मामले में दबाव का शिकार है और खान साहब इस मामले में लगता यूँ कि जाहिर है उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है कि वो इस पर कंप्रोमाइज़ करें। वैसे तो खान साहब कहते हैं कि वो किससे डरते वरते नहीं है और वो ब्लैकमेल नहीं होते, ये डरते वरते नहीं। मुशर्रफ साहब कहा करते थे, खान साहब तो कहते हैं कि वो किससे ब्लैकमेल नहीं होते। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि खान साहब ने रिट ऑफ द स्टेट लाहौर में मनवाने की कोशिश की, उसके बाद फिर वो कहते हैं ना लमलेट हो गए और अब फिर देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन के मामले में ये इतला सामने आ रही है कि वो ना सिर्फ मुलाकात पर राजी हो गए बल्कि उनको NRO देने पर भी राजी हो गए। तो जहांगीर तरीन का मामला अगले चंद रोज में जो है वो बखैर आफियत से जो है वो सर अंजाम पा जाएगा, इतला तो यही है। लेकिन यहाँ पे लेके एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से। जस्टिस काजी फाइसा के केस में केस की समाअत करने वाले जज आपस में तकरार पर आ गए, उलझ पड़े। ब्रेक के बाद आपको खबर भी बताते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ में इफ्तिखार काज़मी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइसा नजरसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की आपस में तकरार हो गई, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर नाराज होकर कमरा अदालत से चले गए। केस की समाअत के दौरान जब सरकारी वकील दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि 50 बार कह चुका हूं केस जल्द खत्म करें, हम दूसरी साइड को भी वक्त के कमी का कह चुके हैं। जस्टिस मुनीर अख्तर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप दलाइल जारी रखें। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि यह क्या बात हुई, क्या सीनियर का कोई एहतराम नहीं है? हम दलाइल मुख्तसर करने की बात कर रहे हैं और आप उन्हें दलाइल जारी रखने के बारे में कह रहे हैं। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के लिए वक्त मुकर्रर करें या उन्हें दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो मैं भी उठकर चला जाऊंगा। जस्टिस मकबूल बाकर ने जवाब दिया कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूं। तो हुकूमती वकील ने कहा कि मुनासिब होगा कि अदालत कोई 10 मिनट का वक्फा ले ले। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि 10 मिनट के वक्फे से क्या होगा। इसके बाद वो उठकर अदालत से चले गए, जिसके बाद अदालत ने समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइसा नजरसानी दरखास्तों पर वक्फे के बाद समाअत जब दोबारा शुरू हुई तो जज साहबान के साथ जस्टिस मकबूल बाकर भी कमरा अदालत में वापस आ गए। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि जब आप पानी ना पी सके तो ताज़ा हवा में सांस लेना ही काफ़ी होता है। तो रोज़े की वजह से हम भी खुली हवा में सांस लेकर वापस आ गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत हूँ, जिसके बाद केस की मजीद समाअत भी हुई। जस्टिस उमरता बंदियाल ने लाइटली मूड में कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर बेंच की महबूबा है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। आमिर रहमान ने कहा कि आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर बात करूंगा। जस्टिस काजी फाइसा ने दौरान इस बात बोलने की कोशिश की, जिस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि काजी साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आप बैठ जाएं और बार बार कार्रवाई में मुदाखलत ना करें।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि कहा जा रहा है कि सरीना ईसा का केस FBI को नहीं भेजा जा सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइसा नजर सानी दरखास्तों की समाअत कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे हैं। कल कौमी असम्बली में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था जिसमें शाहिद खान अब्बासी ने गुस्से में स्पीकर को जूता मारने की बात की थी, जिसके बाद से बड़ी हीटेड डिबेट चल रही है। स्पीकर ने भी नोटिस दे रखा है कि जी शाहिद अब्बासी माफी मांगे। इस पर कैपिटल टॉक में गुफ्तगू हो रही है। वॉच दिस राना सनाउल्लाह। हमारे कुलीग हैं शाहजेब खानजादा, उन्होंने जब शाहिद खान अब्बासी साहब से सवाल किया तो अब्बासी साहब का जवाब क्या था, जरा सुन लें। जूता मारने की बात करना आप समझते हैं कि आपको करना चाहिए था? ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले इसका इतराफ करता हूं। उन्होंने इतराफ किया कि ये नहीं होना चाहिए, मैं इसका इतराफ करता हूं, लेकिन माफी उन्होंने नहीं मांगी। अब इस इतराफ के बाद माफी बनती है कि नहीं बनती? नहीं, मैं समझता हूं कि उस माहौल में जो है वो आप किसी एक इवेंट को जो है वो अलहदा करके नहीं देख सकते। वहां पे पार्लियामेंट में जो है आप तो कहते हैं ना कि वो एक जूता मारने की बात की, वहां पे जूते चलने हैं, वहां पे चलने ये मैं आपको बता दूं। अल्लाह ना करे। वहां हाँ, आपका नहीं, आपका क्या ख्याल है कि जो ये जुल्म और ज्यादती हमारे साथ कर रहे हैं, तो क्या ये कल को फिर हम सिर्फ सियासी एहतजाज तक महदूद रहेंगे? नहीं, लेकिन आपको जूते तो नहीं चलाने ये चाहिए। ये जिस तरह से ये आग से खेल रहे हैं ये लोग, ये तो इस मुल्क को रहने के काबिल नहीं छोड़ रहे। चले, अल्लाह ना करे ऐसी बात। यानी इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि जो ये कर रहे हैं। लगता यूं है कि मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और बात सिर्फ सियासी एहतजाज तक महदूद नहीं रहेगी, इससे आगे तक जाएगी। अब पता नहीं मुस्लिम लीग नून ने हुक्मरान जमात को वार्निंग दी है या धमकी दी है। इससे पहले भी पार्लियामेंट लॉजेस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने तशद्दुद किया था, अटैक किया था, उसके जवाब में भी हमने देखा कि शहबाज गुल को अंडे पड़े थे और उनके चेहरे पर स्याही फेंकी गई थी, जो काबिल मजम्मत बात है। अब मुस्लिम लीग नून ने जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ पिछले 3-4 साल में अपने खिलाफ कार्रवाइयों का सामना किया है, नवाज शरीफ समेत पूरी क़यादत अदालतों में पेश होती रही है, अब भी लोग पेश हो रहे हैं, तो इससे मुस्लिम लीग नून ने अपने सियासी कदकाठ में इजाफा किया। तो जब इतना अरसा आपने हिम्मत और बर्दाश्त से काम लिया, तो अब जिस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं ये गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी है। तो इस तरह के रिएक्शन से सियासतदानों को गुरेज करना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी या राना सनाउल्लाह हो, अगर वो गैर जमहूरी रवैयों का मुजाहरा करेंगे तो फिर इनमें और दूसरों में क्या फर्क रह जाएगा? एक तरफ तो आप हुक्मरान जमात के गैर पार्लिमानी रवैये की मजम्मत करते हैं और दूसरी तरफ उससे भी 2-4 हाथ आगे जाने की धमकी देते हैं, तो फर्क क्या रह गया आपकी और दूसरों की सियासत में? अब स्पीकर के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया और उन्हें पार्लियामेंट के अंदर उनको जूता मारने की बात की गई, उस पर शाहिद खान अब्बासी का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। से माफी मांगता हूँ, स्पीकर से किसी और इंसान से माफी नहीं मांग सकता। काबीना के इजलास होते हैं, सियासी जमातों को कलअदम किया जाता है, फिर उसी कलअदम जमात से मुज़ाकरात होते हैं। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म की कैफियत है। चीनी का मामला बड़ा सीधा है, कसूरवार वज़ीर-ए-आज़म और काबीना है। नैब का केस बनाए, उनको अंदर करें, उन वज़राओं को बनाए नैब के अंदर जो पाकिस्तान की 40% चीनी के मालिक हैं। ये फैसले करते हैं कि चीनी की कीमत 53 रुपए से बढ़कर 115 रुपए से ऊपर चली गई। इस एनसीओसी को बंद करें, ये नाकाम हो चुकी है। ये 23 करोड़ का मुल्क वो खैरात में वैक्सीनेशन देकर अपने अवाम को लगा रहा। जो हुकूमत पार्लियामान में, जो स्पीकर पार्लियामान में नामूस रसालत की बात ना करने दे, जो कोई तवक्को नहीं है, वो सहाफत की आजादी की बात करने दे। हम कल पार्लियामान में ये मामला उठाएंगे। अब शाहिद खान अब्बासी स्पीकर से माफी मांगते हैं नहीं मांगते, मगर एक बड़ा सवाल ये है कि स्पीकर साहब ने अपनी तौहीन पर तो शाहिद खान अब्बासी को नोटिस जारी कर दिया है, उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया है, लेकिन पिछले चंद दिनों से बल्कि कई महीनों से कौम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर जो एहतजाज कर रही है, उसका हुकूमत अगर बर वक्त नोटिस लेती तो ये जो पिछले दिनों सानहा हुआ है ये रूनुमाना होता। तो अपनी तौहीन जो है वो आपको कितनी प्यारी है कि आप फौरन उस पर नोटिस लेते हैं, और जिनकी तौहीन पे पूरी कायनात जो है, जिनकी मदद सराई करती है और जिनके दम खम से कायनात कायम है, उनकी अगर तौहीन होती है उस पर आप खामोश रहते हैं और एक माहदे के बाद करारदाद लेकर आते हैं।
तो फिर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, इस पर आपको भी गौर करना चाहिए। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक में वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ रहे, मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और पार्लियामेंट में टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुआहदे के बाद जो करारदाद पेश की गई, इसके अलावा ये मामला अभी तक फ्लेयर अप है। इस पर हुकूमत और अपोजिशन आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। बहुत से सवाल बाकी हैं, इस पर गुफ्तगू हो रही है। नदीम मलिक के प्रोग्राम में देखते हैं क्या फरमाते हैं। फायरिंग का एक प्रोटोकॉल होता है जी। मैं मॉडल टाउन वाकये में हम लोगों ने बड़ा करीब से कवर किया था। हमें एंड तक यही नहीं था जवाब मिलता कि चेन ऑफ कमांड क्या थी, फायरिंग का ऑर्डर कहाँ से आया। क्या यहाँ मालूम है कि चेन ऑफ कमांड क्या थी? देखिए नदीम साहब, मॉडल टाउन का और इसका फर्क है। मॉडल टाउन में एक रियासत ने जाके लोगों के ऊपर जो शोर शराबा मचाया या जिस तरह कत्ल और गारत की, यहाँ तो जत्थे आए हैं, आम ढोकर आए हैं, खुद वो बता रहे हैं कि पेट्रोल का एक चेन ऑफ कमांड क्या थी? क्या आप मुझे ये बताएं, चीफ मिनिस्टर ने मुझे ही मालूम है ऑर्डर दिया फायरिंग? ये तो आपको इंटीरियर मिनिस्टर बता सकते हैं या चीफ मिनिस्टर के जो है। इंटीरियर मिनिस्टर का ये काम नहीं है। नहीं, आप पंजाब के इंटीरियर जो है मिनिस्टर हैं लॉ के और जस्टिस के, उनको कंफ्यूजन की इंतहा ये है कि शेख रशीद मरकज से बैठ के हमें बता रहे हैं कि हम बैन करने लगे, हम मुज़ाकरात करने लगे, हम लाहौर जा रहे हैं, गवर्नर मुज़ाकरात करेंगे। वो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं जो एक्चुअली चेन ऑफ कमांड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये जो जमात है ये सिर्फ लाहौर की जमात तो नहीं है, ये सिर्फ पंजाब में तो नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान में इनका ऑपरेट कर रही है, पूरे पाकिस्तान से मोबिलाइज कर रही है। जो इवेंट हुआ तो मुख्तलिफ जगहों पे और भी हो सकता था, उसी को अवॉइड किया गया, उसी को रोका गया। एक अगर पार्टी हो तो वो किसी एक शहर की पार्टी तो नहीं है ना, वो तो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। इसलिए इंटीरियर मिनिस्टर आपको जवाब दे रहे थे तो ठीक जवाब दे रहे थे। वो वैसे कंफ्यूजन का शिकार है, अभी उन्हें क्लैरिटी चाहिए इसके ऊपर। मुझे लगता है लाल हवेली के बाद जो उन्होंने मजमा देखा है ना, उसके बाद वो आप गोल गोल घूम रहे हैं। वो भी देखिए, मैं से पूछे सिर्फ एक मौका दीजिए, 1 मिनट सिर्फ। देखिए, मैं क्लियर आपको बता रही हूँ कि कोई खुफिया मुआहदा नहीं है, 2 दिन मिले हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। फर्स्ट टाइम हुआ है कि नेशनल असेंबली में ये इशू लाया गया है। 2017 में रिजवी साहब के साथ जाके एहसन इकबाल साहब क्या डायलॉग करके मुझे और आपको नहीं पता है ना, नेशनल असेंबली में गया। ये कमर जमान कायरा साहब कादरी साहब के साथ क्या डिस्कशन करके और मुतालबात मान के आगे थे, नेशनल असेंबली में नहीं आया। बेनजीर साहिबा ने वो मालाकंड में जाके जो असूल तो ये है कि वो तीनों जो एग्रीमेंट्स है ना, जो ऐसे देखिए, हुकूमत ये कह रही है कि जत्थे आए हैं, तो सवाल तो बनता है कि जत्थों से फिर मुआहदे क्यों किए जाते हैं। और दूसरा सवाल ये कि करारदाद अगर पार्लियामेंट में लाना थी तो फिर 100 जूते और 100 प्याज खाने के बाद मजबूरी में लाई गई। अगर ये ना करते तो धरने वाले बिल्कुल ना उठते। हुकूमत पार्लियामेंट में करारदाद लाने का जो क्रेडिट इस वक्त ले रही है वो बनता नहीं है। और सोने पर सुहागा ये कि करारदाद भी प्राइवेट मेंबर के जरिए पेश की गई थी। अब चूंकि कालदम तहरीक लब्बैक की क़यादत ने कारकुनों को यह पैगाम दिया कि वो जिस काम के लिए निकले हैं, जिस मकसद के तहत निकले हैं, पूरी दुनिया में उनका पैगाम पहुंच गया है, इसलिए हम धरना खत्म कर रहे हैं, तो लोग उनकी बात मानकर धरने से उठ गए। तो असल बात यही कि हुकूमत करारदाद लेकर नहीं आई, ना उस पर ओपन बहस करा रही है, ना फ्रांस के सफीर को निकालने का कोई इरादा रखती है। जब ये तीनों काम हुकूमत नहीं कर रही तो फिर क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं। अब जहां तक चेन ऑफ कमांड का सवाल है कि ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा था, ये मुज़ाकरात किस तरह हुए, ये किसने कंडक्ट किए, तो इसका जवाब वो बेचारे क्या देंगे जिनको अपनी चेन ऑफ कमांड का अभी तक इल्म नहीं हुआ कि हुकूमत कौन चला रहा है। अब साल है, मॉडल टाउन भी एक अलगनाक सानहा था और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर जो कुछ हुआ वो भी अफसोसनाक है। दोनों में लोग मारे गए, लेकिन किसके कहने पे मारे गए, किसने ऑर्डर दिया था, ये ना हुकूमत बताती है, ना इंसाफ के किसी फोरम से इसका कोई पता चलता है। वो एक शायर ने कहा है ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसर तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।